आईएसओ सर्टिफिकेट क्या होता है? आईएसओ सर्टिफिकेट फेक कैसा होता है, ओरिजिनल कैसा होता है? कुछ लोग कह देते हैं इलीगल है, लीगल है, एक्रीडिएटेड है, नॉन एक्रीडिएटेड है। तो आईएसओ का सर्टिफिकेट मेनली आईएसओ 9000, 14000, 45000, 20000, 27000, 22000 इस तरीके के जो आईएसओ सर्टिफिकेट होते हैं वो किस तरीके के होने चाहिए, सही सर्टिफिकेट कौन सा होता है, कौन सा लेना चाहिए, कैसे नहीं लेना चाहिए, इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। अगर ये सवाल आपके दिमाग में आते हैं तो आज आप सही जगह पे हैं। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आईएसओ सर्टिफिकेट के सभी सवालों के जवाब आपको मिले। नमस्कार, मेरा नाम है भारत मांगलिक और जैसा मैंने आपको बताया आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे आईएसओ सर्टिफिकेट के ऊपर। आईएसओ के बारे में हम बात कर रहे हैं। आईएसओ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया कि आईएसओ का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसे अभी हम आगे रेफर करेंगे आईएसओ से। तो आईएसओ कहाँ से चालू हुआ, क्या उसके मूलभूत प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या उसकी हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री ऑफ आईएसओ मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो मेजरली आईएसओ जो है वो सिर्फ स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है। स्टैंडर्ड डेवलप करने के पीछे पर्पस ये है आईएसओ का कि यूनिफॉर्मिटी बने पूरे विश्व में, जो यूनिफॉर्मिटी आए। लैंग्वेज बैरियर होता है, कल्चरल बैरियर हो सकता है, लेकिन एक ग्लोबल विलेज बने और सभी लोग सभी तरीके की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पे काम कर पाएँ। तो इसी ग्लोबल विलेज को बनाने के लिए एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। आईएसओ दो तरीके के स्टैंडर्ड्स बनाता है। इन स्टैंडर्ड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जहाँ पे कि प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया जाता है कि एक प्रोडक्ट किस तरीके का होना चाहिए। यदि आप ऐसे समझे कि अगर मोबाइल खरीद रहे हैं तो एक मोबाइल किस तरीके का होना चाहिए, वो उसका स्टैंडर्ड बना है। पिछली वीडियो में जैसे हमने बात की थी कि फ्रेट कंटेनर्स का एक स्टैंडर्ड बनाया था कि फ्रेट कंटेनर किस तरीके का होना चाहिए। तो वो होते प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। कुछ होते मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स जिनकी हम बात करें आईएसओ 9000, 14000, 45000, 22000, 20000, 27000। मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड एक तरीके का इस तरीके का स्टैंडर्ड होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए किस तरीके का सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। जैसे 9001 की अगर हम बात करें आईएसओ 9001 की, तो ये होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा सिस्टम मैनेज हो, ऐसा सिस्टम बने जो कि मैनेज करे आपके यहाँ पे सर्विसेज और प्रोडक्ट में क्वालिटी। और 14000 की हम बात कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स भी डेवलप करता है आईएसओ। मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड को 1996 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसीलिए हम अपनी वीडियो में मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स के बारे में ही बात करेंगे। आईएसओ कभी भी किसी भी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड को या किसी भी प्रोडक्ट को सर्टिफाई नहीं करता, ये कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं करता। अगर कोई कहता है कि ये सर्टिफिकेट आईएसओ इशू कर रहा है तो वो गलत है। आईएसओ कभी भी किसी भी चीज़ को सर्टिफाई नहीं करता। आईएसओ का सोल पर्पस है मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स बनाना, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स बनाना। स्टैंडर्ड्स बनाने के बाद आप उसके साथ क्या करना चाहते हो ये आपकी अपनी विच है। क्योंकि आईएसओ स्टैंडर्ड्स बनाता है तो इन स्टैंडर्ड्स को किस तरीके से ऑडिट किया जाना चाहिए उसके ऊपर भी स्टैंडर्ड बनाए हुए, जिन्हें हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। ये भी मैनेजमेंट सिस्टम कैटेगरी में ही आते हैं। जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है वो देखता है आईएएफ। आईएसओ का काम जैसे मैंने आपको बताया सिस्टम स्टैंडर्ड्स डेवलप करने का है। स्टैंडर्ड डेवलप करने के बाद उसने मार्केट में छोड़ दिया, आप उसे खरीदें, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें इम्प्लीमेंट करें, पढ़ना चाहें पढ़ें, जो भी करना चाहते हैं करें, लेकिन आईएसओ उसे सर्टिफाई नहीं करता, कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं करता। तो इस काम के लिए आईएएफ बनाया है। आईएएफ जो है वो सर्टिफिकेट प्रोसेस को देखता है और उसको लुक आफ्टर करता है। तो आइए समझते हैं कि आईएएफ होता क्या है। आईएएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम। ये आईएसओ के जैसी ही ऑर्गेनाइजेशन है। सभी देशों के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं आईएसओ की, वो आईएएफ की मेंबर कंट्रीज़ भी हैं। कुछ मेंबर कंट्रीज़ ऐसी हैं जो आईएसओ की हैं, आईएएफ की नहीं हैं, लेकिन सिमिलर पैटर्न पे आईएएफ बनाया है। आज की तारीख में आईएएफ इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम की 96 एक्रीडिटेशन बॉडीज़ हैं, 96 मेंबर्स, 96 से कुछ कम मेंबर कंट्रीज़ हैं। लगभग सभी मेंबर कंट्रीज़ की एक एक एक्रीडिटेशन बॉडीज़ हैं। कुछ मेंबर कंट्रीज़ हैं जिनकी की एक से ज़्यादा एक्रीडिटेशन बॉडीज़ हैं, जैसे कि अगर हम यूएसए की बात करें, यूके की बात करें, तो यूएसए में 4-5 एक्रीडिटेशन बोर्ड्स हैं। यूके में भी ज़्यादा एक्रीडिटेशन बोर्ड्स हैं। भारत में जो एक्रीडिटेशन बोर्ड है उसका नाम है NABCB, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज। आईएएफ का लिंक जो है इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, तो जिसको एक्रीडिएशन आईएएफ के बारे में ज़्यादा पढ़ना है वो उस लिंक पे क्लिक करके आईएएफ की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकता है, और जितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जितने एक्रीडिटेशन बॉडीज़ हैं, उनके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकता है। एक्रीडिएशन बॉडीज़ जो हैं वो फिर सर्टिफिकेशन बॉडी को अपना अथॉरिटी देती हैं कि सर्टिफिकेशन बॉडी सर्टिफाई करें एक क्लाइंट को। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जो सर्टिफिकेट देगा उसे हम कहते हैं सर्टिफिकेशन बॉडीज़, और सर्टिफिकेशन बॉडी को जो अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं वो हैं एक्रीडिटेशन बॉडीज़, एक्रीडिटेशन बोर्ड। और एक्रीडिटेशन बोर्ड को जो अथॉरिटी प्रोवाइड करता है वो है आईएएफ, इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम। सर्टिफिकेशन बॉडी जो है वो सर्टिफिकेशन बॉडी ISO 17021 पे काम करता है, 17021 पे। मैंने ISO 17021, ISO 17021 पे काफ़ी काम किया हुआ है, और हर सर्टिफिकेशन बॉडी जो है, जो मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड पे काम करना चाहती है, ISO 9000, 14000, 45000, 22000, 27000, वो सभी 17021, 17021 पे ही काम करते हैं। अब समझते हैं कि ISO सर्टिफिकेट है क्या। ISO सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है, कई लोगों ने ले रखा है, कई लोग लेना चाहते हैं। ISO सर्टिफिकेट ऐसी सर्टिफिकेशन बॉडी भी इशू करती हैं जो कि एक्रीडिएटेड हैं एक्रीडिएशन बोर्ड से, और एक्रीडिएशन बोर्ड जो है वो IAF के मेंबर है, तो हम उन्हें कहते हैं एक्रीडिएटेड IAF मेंबर। ऐसा ISO सर्टिफिकेट भी हो सकता है जो कि ऐसी सर्टिफिकेशन बॉडी इशू कर रही है जो कि एक्रीडिएटेड है IAF मेंबर से। कुछ ISO के सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जो कि ऐसी सर्टिफिकेशन बॉडी इशू कर रही है जो कि एक्रीडिएटेड नहीं है, IAF मेंबर से एक्रीडिएटेड नहीं है, तो ऐसे ISO सर्टिफिकेट को हम कहते हैं नॉन एक्रीडिएटेड ISO सर्टिफिकेट। ऐसे सर्टिफिकेट जो कि एक्रीडिएटेड सर्टिफिकेशन बॉडी ने इशू किया है उसे हम कहते हैं एक्रीडिएटेड ISO सर्टिफिकेट। दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही केसेस में, दोनों ही सर्टिफिकेट ना तो फेक कह सकते हैं ना इलीगल कह सकते हैं। आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर, आपकी टेंडरिंग अथॉरिटी, आपकी लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये डिसाइड कर सकती है कि मुझे एक्रीडिएटेड ISO सर्टिफिकेट के साथ ही काम करना है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है जो कि एक्रीडिएटेड सर्टिफिकेशन बॉडी से सर्टिफाइड हो। अगर आपका क्लाइंट कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक्रीडिएटेड सर्टिफिकेशन बॉडी का सर्टिफिकेट है या नॉन एक्रीडिएटेड सर्टिफिकेशन बॉडी का सर्टिफिकेट है, तो आपका नॉन एक्रीडिएटेड सर्टिफिकेट भी लीगल है। इलीगल कोई नहीं कह सकता। वो काम आपके क्लाइंट के यहाँ पे करेगा नहीं करेगा वो आपके क्लाइंट की सोल डिस्क्रेशन है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि नॉन एक्रीडिएटेड ISO सर्टिफिकेट इलीगल होता है तो वो गलत है। और ऑन दी कॉन्ट्रेरी उससे अलग हट के अगर बात करें तो दोनों ही केस में एक्रीडिएटेड ISO सर्टिफिकेट और नॉन एक्रीडिएटेड ISO सर्टिफिकेट दोनों ही फेक हो सकते हैं, दोनों ही इलीगल हो सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और इसको समझते हैं कि किस तरीके से ये सर्टिफिकेट इलीगल या फेक हो सकते हैं, अगर वो एक्रीडिएटेड है तो भी और नॉन एक्रीडिएटेड है तो भी नहीं। देखिए, अब ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ISO सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है क्या। तो ISO सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट ये है कि आपका क्लाइंट टेंडरिंग अथॉरिटी OEM चाहता क्या है, क्यों ISO चाहिए उसे ISO इसलिए चाहिए ताकि वो ये समझ पाए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम करना चाहता हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेड है। वो आपको थॉरोली चेक नहीं करना चाहता, वो ये चाहता है कि आपके सर्टिफिकेट से मुझे ये पता लग जाए कि आपके यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है ना। और आपका कस्टमर क्योंकि ये देखना चाहता है कि मैनेजमेंट सिस्टम आपका इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं है, वो क्यों देखना चाहता है, ताकि आपकी सर्विसेज और प्रोडक्ट पे उसको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तभी वो आपके साथ काम करना चाहेगा। तो आपका ISO का सर्टिफिकेट जो है ये एक मीडियम है, ये एक माध्यम है ये बताने का कि मेरे यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है और मेरे यहाँ पे कंसिस्टेंसी है, मैं जो भी प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जो भी सर्विसेज दे रहा हूँ उसमें कंसिस्टेंसी है। और ISO सर्टिफिकेट लेने के लिए आपके यहाँ पे एक ऑडिट होना चाहिए, ऑन साइट ऑडिट हो या ऑनलाइन ऑडिट हो। ऑनलाइन, आज की तारीख में कोरोना के बाद ऑनलाइन ऑडिट्स का माहौल भी बन गया है, फैशन भी बन गया, तो ऑनलाइन ऑडिट भी एक्सेप्टेबल है, ऑन साइट ऑडिट भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन ऑडिट होना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें आपके यहाँ पे हो रही हैं तो आपका सर्टिफिकेट लीगल है। आपका क्लाइंट जो है सर्टिफिकेट के साथ में क्या देखना चाहता है वो समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये पता लगे लीगल या इलीगल हम किसे कहेंगे, फेक किसे कहेंगे।
ओरिजिनल किसे कहेंगे। तो आपका क्लाइंट जो है सर्टिफिकेट के साथ में देखना चाहता है। सिस्टम की जब हम बात करें तो सिस्टम का मतलब है आपका मैनुअल। ये क्वालिटी मैनुअल हो सकता है, एनवायरमेंट मैनुअल हो सकता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनुअल हो सकता है, ISMS के केस में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का मैनुअल हो सकता है ये सारे ही सिस्टम मिला के आपका मैनुअल बने, जिसे हम एथिक्स मैनुअल, कॉर्पोरेट मैनुअल, ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल, किसी भी तरीके का मैनुअल कह सकते हैं। मैनुअल के साथ में जो प्रोसीजर्स हैं, आपके जितने प्रोसेसेस हैं, मार्केटिंग, सेल्स, परचेज, ऑपरेशंस, प्रोडक्शन, सर्विसेज, क्वालिटी कंट्रोल, HR, स्टोरेज, पैकेजिंग, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, रिलीज ऑफ सर्विसेज, व्हाटएवर जो भी प्रोसेसेस हैं उनके कुछ प्रोसीजर्स बने होने चाहिए। कुछ मैनुअल स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये मैंडेटरी प्रोसीजर्स है, जैसे कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। तो इस तरीके के प्रोसीजर्स बने होने चाहिए। वर्क इंस्ट्रक्शन, WI मतलब है वर्क इंस्ट्रक्शन। वर्क इंस्ट्रक्शन जो है ये बेसिकली ऑप्शनल होता है, ये डिपेंड करता है आपका कितना क्रिटिकल प्रोसेस है, आपके यहाँ पे कंपिटेंस किस तरीके की है लोगों की। अगर ज़रूरत है तो आपको वर्क इंस्ट्रक्शन बनानी चाहिए, तो आपका क्लाइंट वो भी देखना पसंद कर सकता है। और स्टैंडर्ड के हिसाब से जो ज़रूरी रिकॉर्ड्स हैं वो तो मैंडेटरी रिकॉर्ड्स हैं, वो तो होने ही चाहिए। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है उस तरीके के रिकॉर्ड्स भी आपके यहाँ पे बने होने चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके यहाँ पे हैं और सर्टिफिकेशन बॉडी जो कि आपको सर्टिफाई कर रही है उसकी ऑडिट रिपोर्ट आपके यहाँ पे है, तो अगर वो नॉन एक्रीडिएटेड भी है तो वो इलीगल नहीं कहलाएगी। हाँ, आपके क्लाइंट के पास ये राइट है कि वो ये कह सकता है कि मेरे को एक्रीडिएटेड सर्टिफिकेशन बॉडी का ही सर्टिफिकेट चाहिए। अब ये समझते कि कोई भी क्लाइंट ये क्यों कहना चाहता है, वो इसलिए कहना चाहता है क्योंकि देखिए IAF एक्रीडिएशन बोर्ड को अथॉरिटी एलोकेट कर रही है कि तुम ये काम कर सकते हो। एक्रीडिएशन बोर्ड जो है वो सर्टिफिकेशन बॉडी को अथॉरिटी एलोकेट कर रहा है। तो ये सब किसी न किसी स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे हैं और किसी को रॉयल्टी या फीस पे कर रहे हैं। एक सर्टिफिकेशन बॉडी को ISO 9000, 14000, 45000 तीनों स्टैंडर्ड की अगर एक्रीडिएशन लेना हो, किसी भी एक्रीडिएशन बोर्ड से लेना हो, तो मोटा मोटा आप ये समझें कि 50 से 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। अब जो सर्टिफिकेशन बॉडी 50, 60, 70 लाख रुपए खर्च करने के बाद हर साल 25-30 लाख रुपए खर्च कर रही है, वो आपको सर्टिफिकेट फेक, इलीगल नहीं देगी। इसीलिए ये फेक थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर वो अनएक्रीडिएटेड सर्टिफिकेशन बॉडी है, तो क्योंकि उसका इतना खर्चा नहीं हुआ है, तो ये एक मोस्ट लाइकली एक्टिविटी होती है कि ऐसा हो सकता है कि जो नॉन एक्रीडिएटेड सर्टिफिकेशन बॉडी है वो इस तरीके का सर्टिफिकेट इशू कर दे। तो ज़्यादातर OEM, टेंडरिंग अथॉरिटी, क्लाइंट्स जो कि बड़ा काम कर रहे हैं, जो कि अपने साथ ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने वेंडर्स को, सप्लायर्स को जोड़ना चाहते हैं, वो अमूमन ये कह देते हैं कि एक्रीडिएटेड सर्टिफिकेशन बॉडी का ही सर्टिफिकेट हमें चाहिए। लेकिन नॉन एक्रीडिएटेड सर्टिफिकेशन बॉडी का जो सर्टिफिकेट है वो इलीगल नहीं है, तो इसीलिए ये कह देते हैं। अब ये समझें, बहुत सारे लोग होते हैं, जब हम ISO, मैंने भी जब सर्च करना चालू किया ISO सर्टिफिकेट गूगल के ऊपर, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें दिखी और लोगों के फ़ोन भी आते हैं या कुछ लोग बताते हैं कि ISO सर्टिफिकेट कितने का मिलता है। भाई ISO सर्टिफिकेट मिलता है जी 4000, 5000, 7000, 10000 का। अब भाई साहब एक बात सोचो, समझो, बताओ कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो सर्टिफिकेशन बॉडी 50, 60, 70 लाख रुपए खर्च करके 91445 स्टैंडर्ड का एक्रीडिएशन ले रही है, वो 4-5-6 हज़ार रुपए में आपको सर्टिफिकेट क्यों देगी और कैसे देगी। चलिए हम कॉस्टिंग की बात अलग रखते हैं। अभी वो आपको समझना है कि आपको 5000 वाला सर्टिफिकेट चाहिए कि 50,000 रुपये वाला सर्टिफिकेट चाहिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर्टिफिकेट का पर्पस क्या है। ISO सर्टिफिकेट का पर्पस क्या है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका बिजनेस है, तो आपको ISO सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। आपको सर्टिफिकेट इसलिए चाहिए ताकि आप ये शो कर सकते हैं कि भाई मेरे सर्टिफिकेट, मेरे ऑर्गेनाइजेशन की एक गुडविल है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को किसी थर्ड पार्टी ने आके ऑडिट किया है। मैं क्योंकि ISO के स्टैंडर्ड पे, ISO 9001 के स्टैंडर्ड पे, 14001 के स्टैंडर्ड पे, 27001 के स्टैंडर्ड पे, या जिस भी स्टैंडर्ड की हम आगे बात करेंगे, उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर मुझे एक थर्ड पार्टी ने आके या थर्ड पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ने आके चेक किया हुआ है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि मैं ये कंप्लाई कर रहा हूँ और जो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है मेरे यहाँ पे है, तो इसीलिए मैं बढ़िया काम करता हूँ। तो उससे आपकी गुडविल इंक्रीज होती है, आपकी गुडविल कम्युनिकेट होती है। आप ये समझाना चाहते हैं कि मैंने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं सारी रिक्वायरमेंट्स। आप ये शोकेस करना चाहते हैं कि आप
आपकी बिजनेस की कैपेबिलिटी है। अपने कस्टमर को आप बता रहे हैं मैं कैपेबल हूँ, मैं जो प्रोडक्ट जो सैंपल आज दे रहा हूँ वही प्रोडक्ट उसी सैंपल के अनुसार वो प्रोडक्ट वही सर्विसेज आपको मिलेंगी, क्योंकि आईएसओ सर्टिफिकेट आईएसओ सिस्टम ये कहता है कि आपके यहाँ पे कंसिस्टेंसी बनेगी। आप बहुत बढ़िया काम करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी आपकी कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी के हिसाब से जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी है। तो आप इस सर्टिफिकेट से ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप इसको इस तरीके से समझें कि आपने अपना बिजनेस बनाया। कोई भी बिजनेस आज की तारीख में 2, 4, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए से नीचे चालू नहीं होता। अमूमन बिजनेस 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ या 50 करोड़ के होते हैं। पैसा क्या है? पैसा हाथ का मैल है, किसी से उधार भी लिया जा सकता है, लोन भी लिया जा सकता है, स्टेक होल्डर अलग भी हो सकता है, फंडिंग आज की तारीख में किसी और की होती है, काम कोई करता है। लेकिन अगर आपका बिजनेस है, फंडिंग किसी और की भी है, तो मेहनत आपकी है, समय आप लगा रहे हैं। अब आप इस तरीके से इसको समझें कि आपका बिजनेस है आपका बच्चा, क्योंकि आप उसे अपना वक्त देके, अपना समय देके, अपनी मेहनत के साथ खड़ा कर रहे हैं। अगर आपके पिताजी ने दिया है, खड़ा हुआ है, तो आप उसको चला रहे हैं। एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ, या एक सवाल आपसे, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से एक सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ आपसे। ऐसा मानते हैं कि आपके मोहल्ले में एक इंसान रह रहा है जो कि आपका पड़ोसी है, मोहल्ले में रह रहा है तो आपका पड़ोसी है। उसका एक बेटा है जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, अपने हिसाब से सारे काम करता है। उसके पिताजी ने उसको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, उसके बाद एमबीए की मार्कशीट अरेंज करके दे दी। उसको पढ़ने नहीं दिया, उसको बोला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो अपना काम कर, जो भी करना है वो कर, और सर्टिफिकेट में मार्कशीट और सर्टिफिकेट में अरेंज कर लो। जब उसकी मार्कशीट एमबीए की मार्कशीट, एमबीए का सर्टिफिकेट जो है आ गया, तो वो लड़का आपके पास आता है और आपको पता है कि इसने सर्टिफिकेट किस तरीके से लिया है। तो वो इंसान आपके पास आता है, कहता है भाई साहब ये मेरा बेटा है, या वो बेटा ही आपके पास आता है कि अंकल या भाई साहब मेरे को नौकरी दे दो, और आपको पता है उसने सर्टिफिकेट किस तरीके से लिया है। तो आप अपने आप से ही सवाल पूछें, उसका जवाब दें अपने आप को, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप ऐसे लड़के को अपने यहाँ पे नौकरी पे रखेंगे? चलो सिनेरियो नंबर 2 पे चलते हैं। सिनेरियो नंबर 2 ये है कि आपको ये नहीं पता कि वो सर्टिफिकेट उसने किस तरीके से लिया। लड़का आपके पास आया, आदमी आपके पास आया, उसने अपने सर्टिफिकेट आपको सबमिट किए, आपने इंटरव्यू लेना चालू किया। तो अब आप ये समझाएं मुझे कि आप बिजनेस चला रहे हैं, आपका एचआर है, तो वो इंटरव्यू लेते हुए, या आपका जो भी प्रोसेस ओनर है वो इंटरव्यू लेते हुए क्या ये नहीं जान जाएगा कि इसने सर्टिफिकेट किस तरीके से लिए, इसको एमबीए की नॉलेज है कि नहीं है, बीटेक किया है तो उसकी नॉलेज है कि नहीं है, बीएससी किया है तो उसकी नॉलेज है कि नहीं है, बीए किया है, जो भी एजुकेशन का सर्टिफिकेट वो लेके आए उसकी नॉलेज उसको है कि नहीं है। क्योंकि उसने वो सारे सर्टिफिकेट खरीदे, तो उसकी नॉलेज होगी क्या? उसको नहीं होगी। तो अगर उसको नॉलेज नहीं होगी तो आप उसे नौकरी पे रख लोगे क्या? मेरे हिसाब से नहीं रखोगे। लेकिन आप अपने आप को जवाब दो, आप ओनर हो, मालिक हो आप अपने बिजनेस के, आपको जरूरत नहीं। अब आते हैं आपके सिनेरियो के ऊपर। अब इसी तरीके से आप आईएसओ के सर्टिफिकेट खरीद रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ सर्टिफिकेट ही बेस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का, लेकिन आप शोकेस कर रहे हो कि ये भी सर्टिफिकेट है मेरे पास, आईएसओ 9001 का, 14001 का, 45001 का, 27001 का, 20,000 का, 37,000 का, 37,001 का, और भी जो आईएसओ सर्टिफिकेट हैं जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज पर नेचर ऑफ बिजनेस जो भी ज़रूरी है वो आपने सर्टिफिकेट लिए हैं। तो आप वो शोकेस कर रहे हो, आपने वो सर्टिफिकेट लिए। अब आप ये बताएं, आपका क्लाइंट जो कि सर्टिफिकेट लेने के बाद, आपके सर्टिफिकेट देखने के बाद आपका छोटा सा इंटरव्यू लेता है। अब वो इंटरव्यू कैसे लेता है? वो आपको एक छोटी सी चेकलिस्ट भेज देता है कि भाई साहब ये चेकलिस्ट भर के भेज दो, और उसको उम्मीद होती है आप चौथे दिन में ये चेकलिस्ट भर के इसको भेज देंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट आपने प्रोड्यूस किया हुआ है, या तीसरे दिन भर के भेज देंगे। अब आप पूछते हैं अपनी सर्टिफिकेशन बॉडी से कि भाई साहब ये चेकलिस्ट आई हुई है, ये कैसे भरे? कोई कंसल्टेंट आता है, वो आपके यहाँ पे रिकॉर्ड बनवाता है, किसी तरीके का मैनुअल बनाता है, 10-15 दिन हो जाते हैं। आपका क्लाइंट पूछता है भाई साहब चेकलिस्ट भर के नहीं भेजी। अरे सर वो मेरा ना एम्प्लॉय आया नहीं, जो बंदा था वो अभी छुट्टी पे चल रहा है, 2-4-5 दिन में भेजता हूँ। तो आपको क्या लगता है, आपके क्लाइंट को नहीं पता लगता कि गड़बड़ क्या है या कहाँ पे चल रहा है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चेकलिस्ट नहीं भी भर पाते हैं, जो चेकलिस्ट नहीं भर पाते, तो वो क्लाइंट को कह देते हैं भाई चेकलिस्ट तो नहीं है, आईएसओ सर्टिफिकेट है, काम देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो।
अब आपको लगता है कि ये छोटा सा एक कॉन्ट्रैक्ट था, छोटा सा एक टेंडर था, जो कि मिला तो मिला, नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ता। एक क्लाइंट आगे रेफरेंस दे के नेटवर्किंग करके आपको दूसरे क्लाइंट भी दे सकता था। एक क्लाइंट अगर अनसेटिस्फाइड है तो वो दूसरे क्लाइंट को क्या सेटिस्फेक्शन की रिपोर्ट देगा, क्या वो आपको रेफर करेगा। इसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला। अब गीता जो है वो श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण जी ने अर्जुन के लिए बोली थी। आप ऐसा मानिए अर्जुन के लिए नहीं बोली थी, आपके लिए बोली है। अब अर्जुन को हटा दें, अर्जुन की जगह आप विजुलाइज करें कि आप बैठे हुए हैं। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन, जिस इंसान की कीर्ति है, जिस इंसान की कुछ गुडविल है, जिस इंसान का कुछ प्रतिष्ठा है इस समाज में, जो कि तुम्हारी हो चुकी है, तो युद्ध ना करने से तुम्हारा जो अपयश है, तुम्हारी जो अकीर्ति है, तुम्हारी जो बदनामी है, वो फैलेगी। और अगर किसी की बदनामी, जिसको कि पहले जिसकी गुडविल बन चुकी है, जिसकी कीर्ति बन चुकी है, जिसका यश हो चुका है, उसकी अगर अपयश हो, अकीर्ति हो, उसके बारे में कोई गलत धारणा फैलती है, तो उस इंसान के लिए मरने से ज़्यादा खतरनाक है। और ये अपयश, आपकी अकीर्ति जो है, जो बदनामी है, ये जंगल की आग से भी तेज फैलती है और इसकी कोई आयु नहीं होती। ये आपके जीते जी, आपके मरते वक्त, आपके मरने के बाद भी चलती रहती है। अब ये बात उन्होंने अर्जुन से कह दी, श्री कृष्ण जी ने। अब यहाँ पे आईएसओ सर्टिफिकेट से क्या लेना देना है। अगर आपको लगता है कि आपकी गुडविल नहीं है, आपकी कीर्ति नहीं है, आपकी कोई साख ही है नहीं है, आपके बिजनेस की, आपके धंधे की कोई साख नहीं है, तो आप कैसा भी सर्टिफिकेट लो, कुछ भी कहो, मार्केट में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपको लगता है आपकी गुडविल है, आपकी साख है, आपकी कीर्ति है, आपके धंधे की कुछ साख है, आपके धंधे की कुछ कीर्ति है, तो एक छोटी सी चीज़ जो कि सर्टिफिकेट है, उसको विदाउट इम्प्लीमेंट किए, बिना समझे अपने लिए सर्टिफिकेट क्यों खरीदना चाहते हो। मैं ये कहता हूँ, आप सिस्टम इम्प्लीमेंट करवाओ। जो आईएसओ कोच है, आईएसओ का कंसल्टेंट है, मेरी तरीके से, और भी कई सारे हैं, हर जगह मैं नहीं पहुंच सकता हूँ, बहुत सारे आईएसओ कंसल्टेंट अवेलेबल हैं, ज़रूरी नहीं है मुझसे करो। किसी भी आईएसओ कंसल्टेंट को पकड़ें, जो स्टैंडर्ड आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, उस स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग लें, उसकी रिक्वायरमेंट समझें, उसे इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट होने के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो कि भैया मैंने ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं ले रहा। या फिर 2-4-5 हज़ार रुपये का जो सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट लेके उसको दे दो। नहीं तो कायदा तो ये कहता है कि भाई साहब ऑडिट करवाओ। ऑडिट करवाओगे ना, तो अगर मेरे को कंसल्टेंट हायर किया है या किसी और को कंसल्टेंट हायर किया है, थर्ड पार्टी एक ऑडिटर आके ऑडिट करेगा ना, तो वो समझाएगा, वो बताएगा कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। जब दो लोगों ने एक ही चीज़ को देख के सर्टिफाई कर दिया, आपका कंसल्टेंट तो कह रहा है मैंने काम करवाया तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। एक ऑडिटर थर्ड पार्टी जिसका बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं हो, उसे बेचारे को अपनी फीस मिलेगी ना, 5-10 हज़ार रुपये एक मंडे, तो वो 2 मंडे, 2 दिन का, 3 दिन का एक ऑडिट करेगा, 10-15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये उसे मिल जाएंगे। उसने वही पैसे के लिए आपका ऑडिट करना है, और क्योंकि वो ऑथराइज है, लीड ऑडिटर है, केपेबल आदमी है, आदमी मतलब औरत भी हो सकती है, एक पर्सन है, कैपेबल पर्सन है, जब वो आपका ऑडिट कर रहा है, उसकी रिपोर्ट से आपको पता लगेगा हाँ जी इम्प्लीमेंटेड है, एक कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद आप वो सर्टिफिकेट पकड़ाओ किसी भी क्लाइंट को, तो जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कन्वे होता है। जब वो कन्वे होता है ना, तो अगला जो आपका क्लाइंट है, वो अपने आप आके आपसे 2 रुपये महंगी चीज़ भी लेके जाएगा। कई लोग कहते हैं भाई साहब मेरा बिजनेस जो है वो है 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ का। आप बात कर रहे हो 5-7-10 हज़ार रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये के आईएसओ सर्टिफिकेट की। तो मेरे यहाँ पे आईएसओ सर्टिफिकेट की वैल्यू ही कोई नहीं है। हाँ, अगर आपके यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है तो फिर सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट शुड बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। जो मैनेजमेंट सिस्टम आपने इम्प्लीमेंट किया वो उसका एक बाय प्रोडक्ट है सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आपके यहाँ पे सिस्टम भी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, आपको आईएसओ के मैनेजमेंट सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पता, आपने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है, और इम्प्लीमेंट ना करने के बाद आप कह रहे हो जी सर्टिफिकेट, मतलब छोटे से पैसे हैं, थोड़े से पैसे का सर्टिफिकेट, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरे को। तो अब इसको इस तरीके से समझे, छोटी चीज़ है,
छोटी चीज़ का क्या इम्पैक्ट आता है। कई लोग जो है छोटी चीज़ को ये भी बोल देते हैं भाई ये छोटा सा आदमी है, छोटे छोटे काम करता है, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। एक दूसरी आपको कहानी सुनाता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये वीडियो, छोटी सी कहानी है और सुनाता हूँ। ये है रामायण की कहानी। श्री राम जो है हमारे भगवान श्री राम की कहानी है, सबको पता है। रामेश्वरम से लंका जाने के लिए उन्होंने रामेश्वरम से लेके लंका तक राम सेतु बनवाया। राम सेतु में कई सारे वानर और कई सारे रीछ थे जो कि बड़ी बड़ी शिलाएं, बड़े बड़े पत्थर ला के डाल रहे थे। नल और नील के सानिध्य में नल और नील उनको अरेंज कर रहे थे और सारा पुल बना। सागर ने उनको साथ दिया ताकि पुल बन पाए। उसी बीच में कई सारी गिलहरियां थी जो कि छोटे छोटे पत्थर लाके, छोटे छोटे कंकर लाके उसमें डाल रही थी, रेत में अपना घूम रही थी और जाके अपने आप को झाड़ देती थी ताकि रेत वहां पे जाके गिर जाए। छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे कंकर, छोटे छोटे रेत के तिनके, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी उतनी है, वो बड़ी शिलाएं तो उठा नहीं सकती है, गिलहरी है छोटी सी, तो वो जाके अपना काम करती रही। जब पूरा का पूरा ब्रिज जिसे कहते हैं राम सेतु, राम पुल, राम सेतु बन गया, तो उसके बाद राम जी ने गिलहरी को धन्यवाद करते हुए उसे अपने हाथ में लिया और पारितोषिक देते हुए, उसको एक इंसेंटिव, एक प्राइस देते हुए उसकी पीठ के ऊपर अपनी उंगलियां फेरी। ये कहा जाता है कि गिलहरी के ऊपर जो 2-3 लाइनें हैं वो उसका पारितोषिक है, वो उसका प्राइस है जो कि राम जी ने दिया था। अब ये सारी चीज़ें हनुमान जी देख रहे थे, तो हनुमान जी थोड़े से जिज्ञासु हैं क्योंकि बजरंग बली हैं, बल, बुद्धि, विद्या सब है उनके पास, सबको प्रदान करें। तो हम सब के लिए बजरंग बली जी ने राम जी से बड़ी विनम्रता से पूछा कि प्रभु सभी ने इतनी कोशिश की, इतना सब काम किया, गिलहरी में ऐसा क्या खास था जो गिलहरी को आपने ये पारितोषिक दिया, ये प्राइस दिया। तो भगवान श्री राम जी बजरंग बली जी को बताते हैं कि वे सबने अपने हिसाब से काम किया, बड़े बड़ी शिलाएं, बड़े बड़े पत्थर तुम लेके आए, उनके बीच में छोटे छोटे से गैप्स रह जाते। ये छोटे छोटे से पत्थर, छोटे छोटे से कंकर, रेत के तिनके लाके इसने वो गैप्स भरे, और क्योंकि वो छोटे छोटे गैप, क्योंकि तुम बड़ा बड़ा काम कर रहे हो तो छोटे छोटे गैप तुम्हें दिखे भी नहीं, विजिबल भी नहीं होंगे, तुम्हें दिखेंगे भी नहीं, और क्योंकि तुम्हें दिखेंगे नहीं तो तुम वहां तक पहुंच नहीं सकते। क्योंकि ये छोटी है, इसका काम ही छोटे छोटे काम करना है, तो ये उन गैप्स को आइडेंटिफाई कर पा रही थी और उनको भर पा रही थी। उससे जो ये सेतु तुम लोगों ने बनाया है, इसको पावर मिल रही है और ये और भी सुदृढ़ और भी स्ट्रांग हो गया है। तो छोटे छोटे काम कई बार लोगों को लगते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, भाई हम काम करते हैं 10,000, 20,000, 50,000, करोड़, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का सर्टिफिकेट, क्या फर्क। छोटी छोटी चीज़ों का इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह पे होती है। छोटी छोटी चीज़ें मिलके ही बड़ी, जैसे कहते हैं ना, एक एक ड्रॉपलेट से, एक एक बूंद से सागर भरता है, तो उसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं बड़ी चीज़ों को लेके। तो आईएसओ सर्टिफिकेट को खरीदें ना, आईएसओ सर्टिफिकेट को अर्न करें, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें, आईएसओ कंसल्टेंट के थ्रू, आईएसओ कोच के थ्रू ट्रेनिंग लें, ऑडिट करवाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम है भारत मांगलिक, ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। आईएसओ के किसी भी आईएसओ सर्टिफिकेट की ट्रेनिंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम में 5-7 लोग हैं। आप जिस भी जोग्राफिकल लोकेशन में रह रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में ऑनलाइन काफ़ी सारे काम होते हैं, तो हम इंडिया के बाहर भी काम करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बाहर काम नहीं करूँगा, तो बहुत सारे आईएसओ कंसल्टेंट हैं, ऑनलाइन ढूंढें, रेफरेंस लें। आपके आसपास में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस ने काम किया है, उन ऑर्गेनाइजेशंस, जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने आईएसओ सर्टिफिकेट लिया है, उनसे पूछें किस कंसल्टेंट ने काम किया, उस कंसल्टेंट से बात करें, डॉक्यूमेंटेशन करवाएं, इम्प्लीमेंट करवाएं, ट्रेनिंग लें, आईएसओ स्टैंडर्ड को समझें। ये सब होने के बाद, इम्प्लीमेंटेशन के बाद ऑडिट ज़रूर करवाएं। ऑडिट करने के बाद सर्टिफिकेट लें, ना लें, खुद अपने आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे दें, वो भी ठीक चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सबसे बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर मेरी ये प्रार्थना है कि आपका बिजनेस आपका है, पैसा हाथ का मैल है, लेकिन समय और जो एफर्ट्स आप लगा रहे हैं वो आपका है। ये समय भी नहीं आएगा, जो एफर्ट आपने लगा दिया वो भी वापस नहीं आएगा। तो अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने धंधे के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी फर्म के लिए, यदि आप आईएसओ सर्टिफिकेट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप आईएसओ सर्टिफिकेट को दिखाना चाहते हैं, तो उसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। यही सब कहते हुए मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।
अगले वीडियो में मिलेंगे। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को बताएं, ताकि ये चीज़ें सब लोग समझें। मेरा एक ही ध्येय है कि मेरे जितने उद्योगपति साथी हैं, जितने भी मेरे बिजनेसमैन भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, सब की ग्रोथ हो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही पर्पस है, एनहेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। हमारे इंडिया की जीडीपी बढ़े, उसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम इम्प्लीमेंट हो, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ पाए। इसी ध्येय के साथ कोशिश कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। हाथ जोड़ के अभी तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।